नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ पर शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लासेस। ज्योग्राफी क्लासेस अपन शुरू करेंगे। वैसे तो अपन एनसीईआरटी 11th और 12th पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन स्टार्ट करेंगे 12th जो एनसीईआरटी है, जिसमें अपने दो बुक्स चलती है। ठीक है, पहली बुक है जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। दूसरी बुक है, उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो अपन ये दो बुक्स जो अपने 11th 12th या फिर अपन कह सकते हैं 12th की जो एनसीईआरटी में चलती है, उनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब अपन बात करते हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, तो जब इसकी बात करेंगे तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि यही बुक अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे जो भारत है। भारत मतलब भारत किनसे बना है? लोगों से। ठीक है, तो भारत जो लोगों से मिलकर बना है और जो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? आर्थिक क्रियाएं करते हैं जो वो जीवन जीने के लिए करते हैं, क्योंकि भारत लोगों से मिलकर बना है। तो सबसे जो पहला अध्याय है या पहला जो चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे। इसमें भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आता है जनसंख्या। तो जनसंख्या जब पहला चैप्टर आता है तो इसके अंदर अपन चार चीजें देखेंगे। पहला देखेंगे वितरण, दूसरा देखेंगे घनत्व, घनत्व के बाद में देखेंगे वृद्धि, वृद्धि के बाद में देखेंगे वृद्धि एवं इसके बाद है संगठन। ये चार चीजें अपन इसमें देखेंगे। तो जब आप बात करते हो जनसंख्या की, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये जो जनसंख्या है ये कौन सी जनगणना के आधार पर या किस जनगणना के आधार पर ये जनसंख्या पढ़ी जा रही है? तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जनगणना के आंकड़े लिए गए हैं। तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर अपनी जनसंख्या कितनी थी? तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो भारत की जनसंख्या थी, भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 121 करोड़ थी, जो कि विश्व में कौन सा स्थान रखती थी? विश्व में दूसरा स्थान। दूसरा स्थान है तो इसका मतलब पहला स्थान रखता है या पहला स्थान था चाइना का। प्रथम अगर बात करें, प्रथम है चीन का। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे कि जो भारत की जनगणना है उसके 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है, जो कि काफ़ी जो महाद्वीप है और उन महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो भी उनसे अधिक है। तो भारत की जो जनगणना है 2011 के अकॉर्डिंग, तो भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या किन किन महाद्वीपों से ज्यादा है? तो इसमें आता है उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये तीन महाद्वीपों की जनसंख्या जोड़ ली जाए, इन तीनों को ऐड कर लिया जाए, जितनी जनसंख्या इतनी होती है, फिर भी भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या है उससे कमी है इन तीन महाद्वीपों की जनसंख्या। तो ये जो जनसंख्या है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई
चीज है तो वहाँ के लोग हैं। तो अगर अपन बात करें तो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या आपने सुना होगा, तो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए समस्या हो रही है। और आपने देखा होगा जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए या जनसंख्या को कम करने के लिए या स्थिर करने के लिए भारत अनेक सारे जो योजनाएं हैं वो लेके आती है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो समस्या क्यों है? कोई भी जनसंख्या किसी देश के लिए समस्या कब बनती है? तो समस्या और संसाधन, जनसंख्या समस्या भी हो सकती है, दूसरा संसाधन भी हो सकती है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग ही महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। तो समस्या कब हो जाती है? समस्या तब होती है जब शिक्षा या साक्षरता या शिक्षा की कमी होती है, या अशिक्षित होते हैं लोग, या स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न, इसके अलावा संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच नहीं। मतलब ये होता है कि जब किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो अशिक्षित है, स्वास्थ्य की जो निम्न सुविधाएं हैं वो पाई जाती है, इसके अलावा संसाधन, उनको मूलभूत आवश्यकता है वो भी अगर प्राप्त नहीं हो रही, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें, मनोरंजन, ये 6 चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो अगर नहीं मिल पा रही तो वो समस्या बन जाती है। और संसाधन कब बनती है? शिक्षा, स्वास्थ्य की अच्छी उच्च सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, इसके अलावा तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। तो ये अगर चीजें अगर किसी जनता के लिए या लोगों के लिए जब उपलब्ध होती है तो वो वहाँ की जनसंख्या संसाधन बन जाती है। और ये अगर चीज़ें उपलब्ध है, उनको जो शिक्षा नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न है और संसाधन नहीं, संसाधनों तक पहुँच नहीं है, उनको बेसिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही, तो वो समस्या बन जाती है। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर अपन बात करें जनगणना की, तो जनगणना की जब बात करेंगे तो अपन जनगणना की बात करेंगे तो उसमें अपन ये देखेंगे कि जो जनगणना है वो कितने वर्षों बाद होती है, ठीक है, और जनगणना कितने वर्षों बाद होती है तो ये भी आप अपने को पता होना चाहिए। तो जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपने पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले अपने को क्या पूछा जा सकता है, जो जनगणना है कितने वर्षों बाद होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति 10 वर्ष बाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये आ जाएगा 1872 ईस्वी में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो ये 1881 ईस्वी में आएगा। तो अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1951 में। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अपन अब बात करेंगे
ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि जनगणना कब हुई, कितने वर्षों बाद होती है, तो 10 वर्षों बाद होती है। और इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। इसके अलावा संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की जनगणना के बारे में मुख्य बिंदु ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब अपन देखेंगे जनसंख्या के वितरण। जो जनसंख्या है इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वितरण, ठीक है। वितरण के बारे में बात करेंगे कि जो जनगणना है उसका वितरण किस प्रकार हुआ। तो आप देखोगे तो जनगणना का जो वितरण की बात आएगी, तो वितरण में आप देखोगे वितरण, तो जनसंख्या का जब वितरण की बात करते हैं तो आपके माइंड में देखा होगा कि जो लोग हैं कहाँ कहाँ पर कितने निवास करते हैं। तो जो कहीं पर आपने देखा होगा ज़्यादा जनसंख्या रहती है, कहीं पर आपने कम जनसंख्या देखी होगी। तो जब आप ये देखते हो तो भारत का जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, जैसा है असमान है, ठीक है, असमान है। तो आप देखोगे तो सर्वाधिक कहीं कहीं पर तो बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करेंगे तो एक साइड तो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। एक साइड तो ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं, दूसरी साइड ऐसे राज्य हैं जो जनसंख्या न्यूनतम रखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे उत्तराखंड, इसके अलावा आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या ये ऐसे राज्य हैं जहां पर भूभाग तो ज्यादा है, मतलब आप देखोगे तो भूभाग तो ज्यादा है लेकिन जो लोग हैं वो कम निवास करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो जनसंख्या है कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा है। तो जो वितरण है भारत में जनसंख्या का वो असमान है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो असमान वितरण है इसके पीछे कुछ कारक होते होंगे। तो ये जो वितरण है उसके पीछे कारक कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है तो भौतिक कारक, दूसरा आता है सामाजिक कारक, तीसरा आता है आर्थिक कारक, चौथा आता है ऐतिहासिक कारक। तो ये कारक है जो कि जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो जब आप ये देखोगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं भौतिक कारक में क्या क्या चीजें आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भौतिक कारक में आता है तो भू आकृति, दूसरा आता है जल की उपलब्धता, तीसरा आता है जलवायु, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर इस प्रकार की जो अनुकूल दशाएं पाई जाएगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, और जहां पर इन दशाओं के विपरीत या प्रतिकूल पाई जाएगी वहां पर जनसंख्या कम निवास करेगी। तो अपन जब बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये तीन जो राज्य हैं गंगा जो नदी है उसके क्षेत्र में या फिर उसके जो अपवा क्षेत्र है उसके अंदर बसे हुए हैं। तो यहाँ पर
मैदानी भाग है। इसके बाद जल की उपलब्धता आसानी जल उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा जलवायु भी अच्छी पाई जाती है, तो ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये तटीय क्षेत्र में है। तटीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता हो जाती है, मतलब बारिश ज़्यादा होती है तटीय क्षेत्र होने की वजह से। और जो जलवायु है वो समान पाई जाती है पूरे वर्ष भर। और इसके अलावा यहाँ पर जो भूभाग है वहाँ पर काली मृदा भी पाई जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या है उनका जो निवास है ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी साइड अपन बात करेंगे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की जब बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो वो क्षेत्र है जहाँ पर वहां पर पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है उसका जो वितरण है बहुत ही निम्न, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो विरल वितरण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? विरल है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत पाए जाते हैं, तो भूभाग उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर जो लोग हैं निवास नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो जलवायु है वो भी कठोर पाई जाती है, तो जलवायु कठोर होती है, ठीक है। तो और जल भी, मतलब अपन कह सकते हैं कि जो जलवायु कठोर होने की वजह से ये यहाँ पर लोग निवास नहीं कर सकते। इसके अलावा अनेक सामाजिक कारक भी होते हैं, सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आर्थिक कारक भी होते हैं। आर्थिक कारक में आपने देखा होगा ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर जो मानव के प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है, फिर भी वहां पर लोग निवास करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि वहां जो जलवायु पाई जाती है या फिर वहां प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, फिर भी वहां पर लोग निवास करने के पीछे केवल और केवल कारण होता है आर्थिक। क्योंकि वहां पर अगर कोई खनिज पदार्थ पाया गया है और खनिजों को निकालने के लिए वहां पर लोग या शहर या सुविधाएं बसाई या दी जाती है, इसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं निवास करने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक कारक भी होते हैं, और इसके अलावा जो औद्योगिकरण होता है वो सब चीज़ें आर्थिक कारक में आ जाएगी। तो उसकी वजह से भी जो लोग हैं वो इधर की ओर प्रभावित होते हैं, या फिर जो जनसंख्या है सघन रूप से देखने को मिलती है। तो ये बात कर रहे थे अपन वितरण की। तो ये जो जनसंख्या का वितरण है भारत में इस प्रकार अपन देखते हैं। तो ये जो जनसंख्या का वितरण असमान रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना समझ आया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं जनसंख्या वितरण के बाद जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या वितरण के बाद अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का घनत्व। अब आप लोगों ने ये देखा होगा जनसंख्या का घनत्व है, ये अपन कह सकते हैं को वितरण है ना, वितरण को बेहतर ढंग से व्यक्त करता है, ठीक है। वितरण क्या करता है? वितरण को ही बेहतर ढंग से व्यक्त करता है क्या? घनत्व। जैसे आप देखोगे कि जनसंख्या घनत्व अपन इसकी परिभाषा देखें तो इसको कहते हैं कि प्रति जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उसके रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रति इकाई का मतलब क्या हो जाएगा? ये आप देखोगे ये एक बॉक्स है जिसमें 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। तो ये चारों साइड से अगर अपन जोड़ देंगे तो ये वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो
एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करेंगे उसी को अपन क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। और ये वितरण को ही बेहतर ढंग से व्यक्त करने का एक तरीका है, जिससे कि वितरण को आसानी से समझा जा सकता है कि कहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं। तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर है जहाँ पर